This conference will now be recorded.
Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। और कोई नहीं आएगा लगता है। स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में 5:15 से। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट किए थे HTML से। तो पहले कोई आप लोग में से फुल फॉर्म बता दिए HTML का क्या होता है। सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, करेक्ट। और सिंटेक्स किसी को याद है? सिंटेक्स एक बार बता दीजिए, एक बेसिक HTML कोड का कैसा होता है। सर फर्स्ट तो HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, उसके अंदर सर हेड टैग होता है, उसके बाद सर बॉडी टैग होता है। अच्छा, और बॉडी टैग में क्या होता है? सर बॉडी टैग में पूरा कोडिंग रहता है वो वेब पेज का, जो जो कंटेंट होता है ना वेब पेज का, तो वो सब होता है। और हेड टैग में क्या होता है? सर हेड टैग में टाइटल होता है। और टाइटल क्या डिफाइन करता है? सर यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉट HTML जैसे लिखा है वो वेब पेज में वैसे ही सर लिखा होता है ऊपर, तो वही हाँ, टाइटल है। वो टैग का नाम होता है जी। ठीक हाँ है। सर। और हाँ, आप बताइए, ये टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कल याद है बताए थे, टैग्स किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। सर एलिमेंट तो वो सर वो H1 करके हम लोग H1 H2 वो सब, तो सर वो एलिमेंट है। नहीं, वो सब एक्चुअली टैग्स है। एलिमेंट उसको बोलते हैं पूरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो रहता है वो पूरा को सर एलिमेंट बोलते हैं। सर वही तो जैसे ये H1P वो सब तो एलिमेंट है ना सर। हाँ, नहीं, जैसे ये H1 हाँ हेलो सर। और क्लोजिंग H1 ये पूरा मिला के ये एक एलिमेंट हुआ। हाँ सर। और सिर्फ H1 को अगर देखेंगे तो वो आपका टैग हुआ। टैग तो ये होता है। टैग, यस। और आपका हाँ, H1 का कितना साइजेस प्री डिफाइंड होता है HTML में? सर 5 साइजेस होता है, H1 H2 H3 H4 H5। H1 सबसे बड़ा है। नहीं, टोटल 6 होता है, H6 तक होता है। और हाँ हाँ सबसे सर बड़ा हाँ। H1 और वैसे हाँ। ठीक है। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, किसी को याद है? HTML में एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं? एनीवन? सर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है ना, वो जो एंकर टैग के अंदर EJREF जो होता है वो। हाँ,
और कोई एग्जांपल एट्रीब्यूट का? सर मतलब वो HRDF दे के हम लोग उसके अंदर सर मतलब HRDF किसी का होगा वेबसाइट का सर। जो लिखते हैं सर वही। हाँ सर, नहीं, इमेज वो के ठीक है, अंदर हम जो सोर्स एग्जांपल फाइल होता है ना, SRC, वो भी हाँ तो। हाँ, ओके, करेक्ट। और हाँ, ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है इमेज टैग में? सर इमेज टैग को सर, इमेज जो इमेज है वो वेब पेज में अंदर ले आने का काम होता है। नहीं, हम ऑल्ट एट्रीब्यूट पूछे। ऑल्ट एट्रीब्यूट जो होता है तो मतलब img वो टैग तो सर पिक्चर के अंदर सर हम लोग कुछ टेक्स्ट देते हैं सर, वही इसके लिए यूज होता है। पिक्चर के अंदर। सर अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज होता है इमेज। सर हाँ, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब वो काम कैसे करता है वो बताइए। कल दिखाए थे ना, जैसे अगर आपका कोई इमेज लोड नहीं होता है या फिर इमेज का फाइल फाउंड नहीं होता है तो उसके जगह पे आपका वहां पे टेक्स्ट आता है, तो वही होता है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट। ओके सर। ठीक है, और क्या किए थे कल? ये हाइट और विड्थ जो यूज करते हैं उसका डिफॉल्ट यूनिट क्या होता है? कल भी ये सवाल पूछे थे। हाइट एंड विड्थ img टैग के अंदर हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट, उसका डिफॉल्ट यूनिट। सर पिक्सल। हाँ सही है, बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल में काउंट करता है। हाँ सर। ओके, हाँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल बता दीजिए कोई, दोनों में डिफरेंस। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल कल एट्रीब्यूट में पढ़े थे। ठीक है, तो हम बता देते हैं फिर से एक बार। एब्सोल्यूट आपका वो होता है जहां पे आप प्री डिफाइंड कोई एक यूआरएल दे देते हैं जहां पे वो फाइल ट्रांसफर हो जाए या वहां से कोई डेटा फेच कर सके, तो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट। अगर आप जैसे कोई इमेज का एड्रेस कॉपी करके एसआरसी में डाल देते हैं तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन उस इमेज को फेच करके आपको वेब पेज पे वो डिस्प्ले कराएगा, तो ये एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। और रिलेटिव यूआरएल वो होता है जब आप सेम डायरेक्टरी एज अ वर्किंग फाइल उसको सेव करते हैं इमेज को और उसको आप इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेज में, तो वो रिलेटिव हो गया। जो हम एग्जांपल दिखाए थे स्लैश डाल के जो यूज करते हैं या फिर डायरेक्ट इमेज का नाम लिख देते हैं .jpg, तो ये आपका रिलेटिव यूआरएल। ठीक ओके है, सर। हाँ। HR और BR टैग में डिफरेंस? सर बीआर तो ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक करते हैं, और एच और हाँ, HR का फुल फॉर्म किसी को याद है? फुल फॉर्म याद होगा तो फंक्शन भी पता ही होगा। सर वो HR में तो सर हॉरिजॉन्टल की मतलब सर हॉरिजॉन्टली हम लोग उसमें लिखते हैं सर HR यूज करके। नहीं, HR से आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। ये देखिए, ये जो लाइन ये ड्रॉ हुआ है, यहाँ HR दिया गया है, ये लाइन यहाँ आ गया, अगेन यहाँ HR दिया है, ये लाइन यहाँ आ गया।
HR यूज होता है ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर। ओके, तो आज हम लोग आगे और स्टाइल्स देखते हैं, मतलब HTML में स्टाइलिंग कैसे किया जाता है। सो कल भी कुछ स्टाइल रिलेटेड बताए थे हम, तो कोई बता सकता है कैसे हम लोग ये, अगर हमको ऐसा टेक्स्ट में ऐड करना है तो ये कैसे करेंगे? ये सेम चीज हमको अपने वेबसाइट पे बनाना है, तो ये इसके लिए क्या कोड लिखेंगे बताइए। बस ये पर्टिकुलर के लिए 3 लाइन बताइए, ऊपर का HTML हेड टाइटल वो सब स्किप करके बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, या फिर चैट में टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हिंट भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है आपको। कल ये ला किए थे, बताए थे आप लोग को सेम एग्जांपल। सर हम लोग उसमें पी स्टाइल यूज करके हम लोग करेंगे सर। पी स्टाइल इक्वल पी टू देखिए स्टाइल सर, मतलब वहाँ पे कलर पहले का सर वो रेड है, इसलिए सर वहाँ पे रेड का लिखेंगे, उसके बाद ब्लू, और उसके बाद सर नॉर्मल स्टार्टिंग से लिख बताइए देंगे। कैसे लिखेंगे। सर ये जो आई एम रेड है, तो ये तो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का जो टैग होता है पी टैग, तो स्टार्टिंग टैग के हाँ, अंदर स्टाइल करके इसका रेड होगा। तो सेकंड का ब्लू होगा, सेकंड का ये जो है तो फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज हाँ ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाँ सर, वही फॉन्ट बोल रहा था। हाइफन साइज। हाँ, और यहाँ पे साइज आप पिक्सल में दे सकते हैं, और इसका और भी यूनिट्स होता है, परसेंटेज में भी साइज दे सकते हैं, और भी यूनिट्स होता है जो आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे यूनिट्स यहाँ यूज कर सकते हैं, तो फिलहाल पिक्सल हम लोग यूज करेंगे। तो ये 50 पिक्सल जैसे दिया, तो इसका हाइट 50 पिक्सल, और यहाँ पे कलर जैसे ब्लू हाँ दिया सर। गया है, तो ये ब्लू एंड ये रेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट टैग नेम, उसके बाद स्पेस देके स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू, और उसके बाद सेमी कोलन। ऐसे हम लोग यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को। तो यहाँ एक नया प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ बॉडी टैग में यूज हुआ है, तो आउटपुट कोई गेस करेगा क्या होगा? चलिए देख लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू लिखा है, और यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड आपका ब्लू कलर का हो गया, सिंपल। और हाँ अगर सर, हम बैकग्राउंड हाँ सर। कलर से चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसको हटा के इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा? सर तो यस सर। हाँ सर, यही होगा सर। सिर्फ इस पर्टिकुलर H1 का बैकग्राउंड कलर आपका ये पाउडर ब्लू हो गया, पूरे बॉडी का नहीं हुआ। तो ये आप लोगों को बस ये सब प्रॉपर्टीज याद रखना है, किससे क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। बैकग्राउंड कलर ऐसे ये नहीं कि आप यहाँ से हाइफन हटा के और C कैपिटल लिख दिए, ऐसा नहीं, डैश देके आपको ये फॉन्ट साइज जैसे लिखते हैं, तो फॉन्ट साइज में भी फॉन्ट हाइफन साइज वैसा लिखा जाता है। तो ये सब याद रखना है बस। यहाँ पे भी सेम करके दिखाया है, देखिए यहाँ पाउडर ब्लू डाल दिया, यहाँ पे टोमेटो डाल दिया, तो ये कलर आपका ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक है
प्रॉपर्टी कलर, सिर्फ कलर। तो ये जैसे कल देखे थे, टेक्स्ट का कलर आपको जब भी चेंज करना होगा तो आप सिर्फ कलर यूज करेंगे, तो उससे आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, ये H1 या P किसी टैग में भी आप अगर कलर ब्लू कर देते हैं तो ये इधर। अच्छा, इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बताइए क्या होना चाहिए। सर बॉडी के अंदर सर हम लोग वो ये 2 लाइन लिखे तो सर वो पूरा दोनों का कलर सर रेड हो जाए। चलिए देखते हैं। जी सही। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पूरे बॉडी पे ही कलर रेड कर दिया, तो बॉडी के अंदर जितना भी है सबका कलर रेड हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये सेम चीज लेते हैं, आप बताइए क्या होगा। सर पहला का सर वो रेड रहेगा और सेकंड का सर ग्रीन हो जाएगा। जी, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपका ऑर्डर डिपेंड करता है। आपका पहले ही ये रेड हो जा रहा है, बट फिर जैसे ये आगे प्रोसीड कर रहा है तो ब्राउजर देख रहा है कि यहाँ पे इसका कलर ग्रीन है, तो इसका फिर ग्रीन कर दे रहा है, तो इसलिए आप ये ग्रीन हो जा रहा है। सिंपल है ये सब, ठीक है। यहाँ पे ये फॉन्ट, तो और एक नया प्रॉपर्टी आज देख रहे हैं हम लोग, फॉन्ट फैमिली। आप लोग जो फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं वर्ड या नोटपैड में जहां भी देखते हैं, तो विंडोज आपका बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट्स देता है आपको। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे P टैग लिया, यहाँ स्टाइल लिख के फॉन्ट फैमिली, और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये सब आपका विंडोज का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो दिया रहता है ये। और इसमें आपका ये जैसे देख रहे हैं ये कॉमा कॉमा करके यहाँ दिया हुआ है। ये कॉमा करके क्यों देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय चांस किसी के पास ये फॉन्ट इंस्टॉल्ड ना हो उसके कंप्यूटर में, तो वो क्या करेगा, आपका ये डिफॉल्ट फॉन्ट ले लेगा, जो कि आपका हर कंप्यूटर हर डिवाइस में ये फॉन्ट होता ही है, ऐसा फॉन्ट, ताकि उसको वहां से मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो टेक्स्ट को देखने के लिए। तो इसलिए ये आप इसको देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉन्ट स्टाइल के रूप में। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट हेलो 1, इसको यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, सिर्फ सेरिफ, इसको रख देते हैं हेलो 2, सेव करते हैं। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं ये अलग फॉन्ट है, ये अलग फॉन्ट है, ठीक है। और मेरे कंप्यूटर में ये लूसिडा सैंस ये फॉन्ट है इंस्टॉल्ड, तो मेरा ये लूसिडा सैंस ऐसा वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर हम ऑल्टरनेटिव फॉन्ट को सेरिफ कर देते हैं तो देखिए सेरिफ ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑल्टरनेटिव फॉन्ट ना लेके लूसिडा ले रहा है, जो कि सैंस सेरिफ फॉन्ट है। और यहाँ पे सिर्फ सेरिफ रखे हैं तो आपका सेरिफ ले रहा है। आप मतलब कंपलसरी नहीं है आपको ये सेकेंडरी फॉन्ट ऐड करना, बट ये आपका वेबसाइट सही रहे और यूजर को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बैकअप के लिए एक डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ ऐड किया जाता है। सो आप सैंस सेरिफ या सेरिफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पहले वरदाना और इधर में कुरियर फॉन्ट डाला हुआ है, तो यहाँ देखेंगे दोनों डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में यहाँ प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है, अगर आप पूरा बॉडी में एक फॉन्ट सेट कर दे रहे हैं और नीचे आके अगर कोई एलिमेंट पे दूसरा फॉन्ट चेंज करेंगे तो वो नीचे वाला ओवरराइट हो जाएगा ऊपर वाले फॉन्ट के, ठीक है। फॉन्ट साइज ये कल दिखाए थे, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं परसेंटेज से भी आप रख सकते हैं, मतलब पिक्सल यूनिट ना यूज करके आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है,
फॉन्ट साइज 150% कर देते हैं, सेव। ये देखिए ये 150% हो गया। तो आप पिक्सल, परसेंटेज और दूसरा कोई यूनिट जो होता है वो आगे पढ़ेंगे, तो वो सब आप एज पर रिक्वायरमेंट आपको यूज करना होगा। और परसेंटेज क्या होता है आपका कि अगर आप इसको रीसाइज भी करेंगे तो क्योंकि ये परसेंटेज में है तो आपका फॉन्ट का साइज भी अकॉर्डिंग टू जो भी स्क्रीन है वो छोटा और बड़ा होगा। बट अगर आप पिक्सल एक एब्सोल्यूट वैल्यू सेट कर देते कि मेरे को 50 पिक्सल्स ही चाहिए, तो अगर आपके पास अनअवेलेबल स्पेस है, मान लीजिए आप वॉच के लिए कुछ वेबसाइट बना रहे जो आप घड़ी में देख रहे हैं जिसका सिर्फ 20 पिक्सल का ही स्क्रीन है, तो वो आपको आधा कटा हुआ दिखेगा बिकॉज वो एब्सोल्यूट वैल्यू आप सेट कर दिए हैं 50 का। तो परसेंटेज यूज करना बहुत जगह में फायदा होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कहीं पर भी, सेंटर, लेफ्ट और राइट। जैसे कि आप वर्ड में देखते होंगे आपको ऑप्शन दिया रहता है ऊपर में अलाइनमेंट का, सेंटर, लेफ्ट और राइट अलाइन करने का। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप ऐड कर दिए टेक्स्ट अलाइन और इसको कर दिए राइट, तो ये आपका क्या हो गया, राइट में चला गया और ये आपका लेफ्ट में। और अगर सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। देखिए पहला वाला सेंटर, ये वाला आपका राइट। सिंपल है, कुछ हार्ड चीज नहीं है, बस याद रखना है आप लोग को। तो ये हो गया हम लोग का कुछ स्टाइल प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखे हैं, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ एक एक्सरसाइज है, यूज द करेक्ट HTML एट्रीब्यूट एंड CSS टू सेट द कलर ऑफ द पैराग्राफ टू ब्लू। ये सिंपल है, बताइए यहाँ क्या होगा। सर स्टाइल होगा वहां पे, सर स्टाइल होगा सर। जी और सर हाँ, कलर होके ब्लू होगा। यस सर। ये तो अभी देखे हैं, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये सब आप लोग से हो जाएगा होपफुली। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे कोई टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नॉट आपका ग्राफिकल स्टाइल बट उसका इम्पोर्टेंस जैसे हुआ, और लिखने का तरीका, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब कैसे करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, और टैग्स। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। जैसे ये आपका हुआ बी टैग, इससे क्या होता है, बोल्ड होता है टेक्स्ट। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग विच इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इससे भी आपका क्या होता है, बोल्ड होता है। बट इसको कोड में ऐसा स्ट्रॉन्ग लिखने से अगर कोई आदमी आपका कोड को देखता है, पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है कि ठीक है ये आपका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। बट इसका फंक्शन और इसका फंक्शन बेसिकली सेम ही है। ये आई टैग, इटैलिक टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ये इटैलिक्स, स्लैंटेड, और ये एम्फसाइज टेक्स्ट, ये दोनों का फंक्शन भी सेम होता है या सिमिलर कह सकते हैं। बट ये आपका अगर कोड कोई रिव्यू करता है सामने वाला आदमी, तो उसको समझ में आए कि ठीक है इस लाइन पे एम्फोसिस डाला गया है। एम्फोसिस मतलब प्रेशर इस पे ज्यादा, फोकस इस पे डाला गया है, इसलिए ये इटैलिक्स है। आप जैसे देखते होंगे आपके डेफिनेशंस वगैरह जो हुए वो आप इटैलिक्स में होता है जनरली, या बोल्ड में लिखा हुआ होता है।
तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये सब यूज करना गुड हैबिट होता है। और ये आपका हो गया मार्क टेक्स्ट, जिसको आप लोग हाईलाइट करना बोल सकते हैं। हाइलाइटर जैसा उसका कलर हो जाएगा बैकग्राउंड में। ये आपका स्मॉल टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। ये डिलीट, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं स्ट्राइक थ्रू वाला फीचर एक आता है, जिससे लिखा हुआ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, तो इससे भी सेम चीज होता है डिलीट से। ये आपका इंसर्टेड टेक्स्ट, और ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये आप नीचे चल के देख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट तो जो आपका नीचे होता है, जैसे H2O लिखते हैं तो 2 आपका कैसा छोटा सा नीचे लिखा होता है, ये दिस वन, तो ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। और टू दी पावर जैसे लिखते हैं ऊपर में छोटा सा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों में जनरली बच्चा लोग को कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि सुपर मतलब लाइक सुपर ऊपर, ऐसा राइमिंग भी करता है, तो इससे याद करने में आसानी होगा कि सुपर दैट मीन्स ऊपर में छोटा सा टेक्स्ट हो जाएगा, एंड सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बी टैग करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको बी के अंदर डाल देते हैं पूरे को, तो देखिए ये आपका यहाँ बोल्ड हो गया, और इसको P नहीं करके H1 कर देते हैं। ये आपका बोल्ड हो गया। ठीक है, इसको भी H1 कर देते हैं, और ठीक है, यहाँ डाल देते हैं I। तो देखिए यहाँ हम B के अंदर में H1 को डाल दिए, तो ये H1 बोल्ड हो गया, और यहाँ पे हम I के अंदर में H1 को डाल दिए, तो ये H1 इटैलिक्स हो गया। आपको जो भी टैग है, बस आपको टैग्स याद रखना है, और उसके अंदर में आपको चीज डाल देना है, तो वो आपका फंक्शन उस टेक्स्ट या उस एलिमेंट पे काम कर जाएगा। सिंपल, HTML में कुछ नहीं है, बस ये सब टैग्स, कौन सा टैग क्या काम करता है, किसका क्या एट्रीब्यूट होता है, कहाँ पे किस चीज को यूज किया जाता है, किसका क्या मीनिंग है, बस इतना ही समझना है, और उसके बाद अपने हिसाब से सब यूज करना होता है। यहाँ जैसे देखिए जो एग्जांपल है, ये दिस टेक्स्ट इज बोल्ड लिखा है, और ये स्ट्रॉन्ग, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए दोनों का फंक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपका क्या है, यहाँ पे अगर कोड में जो देखेगा तो उसको समझ में आएगा, ठीक है ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और यहाँ पे सिर्फ बी टैग है, तो उसको लगेगा इसको आप बोल्ड वैसा किए हुआ है। मतलब सेम, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए अगर कोई पूछ दे कि स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, तो इसके लिए। यहाँ पे आई जैसे है, आई का आप जैसे देखेंगे ये इटैलिक हो गया, और अगर EM का देखेंगे तो इसमें भी इटैलिक हो रहा है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आप आई की जगह EM यूज किए हैं। सिंपल। नेक्स्ट आता है स्मॉल। स्मॉल का जैसे बताएं, इसका साइज बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट से स्मॉल हो जाता है, बस और कुछ नहीं। नॉर्मल साइज ये है आपका, नॉर्मल जो टेक्स्ट आपका प्रिंट होता है बिना कोई स्टाइलिंग का, और आप इसमें भी स्टाइल डाल के इसका साइज छोटा कर सकते हैं, ऐसे फॉन्ट साइज कर दिया आप इसका 2 पिक्सल, देखिए ये भी छोटा हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंडर्ड बना के रखा है स्मॉल में, कि नॉर्मल टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा बस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका एक जनरल यूज केस जैसे होता है, आप जैसे हम यूज किए हुए इसको कहाँ पे, आईडी पासवर्ड या लॉगिन पेज आप बनाते हैं, तो वहां पे आप जनरली देखते होंगे अगर एरर आता है तो रेड कलर में छोटा सा कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो वो आप इनपुट फील्ड के ऊपर में छोटा छोटा जो लिखा हुआ आता है उसको आप उसके आगे ऐसा स्मॉल टैग आप लगा देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे छोटा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा स्टाइल उसमें नहीं डालना होगा।
हाँ, पर यहाँ पे जैसे आप स्टाइल डाल सकते हैं कि इसको क्या करिए, कलर कर दीजिए इसका रेड, और यहाँ पे लिख दीजिए मैसेज ऐसा करके, और यहाँ से स्टार भी होता है। ऐसे दिखता है एरर वाला आपको मैसेज जब इनकरेक्ट पासवर्ड या ईमेल आईडी डालते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे आप ऐसा यूज कर सकते हैं ये स्मॉल टैग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ये आ गया आपका मार्क टैग। जैसा बोले थे आपको, ये हाईलाइट करता है। देखिए कलर भी आपका वही सेम है, आपको अलग से कोई ऐसा बैकग्राउंड कलर येलो या वो सब नहीं लिखना होगा, बस मार्क लगा दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका ये हाईलाइट कर देगा उस टेक्स्ट को। जहां नेसेसरी होगा आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये डिलीट डेल, जैसा व्हाट्सएप में आपको बताया था स्ट्राइक थ्रू वाला फीचर है, सेम यहाँ पे ऊपर में एक लाइन ड्रॉ जा रहा है। बस ब्लू को क्या किया गया है, डिलीट टैग के बीच में रख दिया गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में, तो वहां पे ये स्ट्राइक थ्रू हो जा रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, यहां से हटा के इधर कर देते हैं, तो देखिए दोनों स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसको यहां से हटा के अगर हम क्या करेंगे, इधर लगा देते हैं, पूरा स्ट्राइक थ्रू हो गया। यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आपका क्या होता है, ये अंडरलाइन हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है, द HTML INS element defines a text that has been inserted into a document. Browser will usually underline the inserted text. बस इसका हम लोग जब पढ़े थे, इसमें आपका एक टैग था U टैग करके, अंडरलाइन U से लिखते थे, तो इससे भी आपका सेम चीज होता है। देखिए यहाँ पे हम U कर दिए इसको, ये भी अंडरलाइन हो गया। जैसे आपका बोल्ड का स्ट्रॉन्ग होता Yes, sir. है, इटैलिक्स का EM होता है एम्फसाइज, उसी तरह आपका ये INS दैट इज इंसर्ट, इसका ऑल्टरनेटिव में आपका है अंडरलाइन दैट इज U। बट आजकल यही सब चला आ रहा है, इंसर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड EM, तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है फिर आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसा बताए थे, दिस इज अ सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल डाल देते हैं। यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ H ले लेते हैं, और यहाँ O ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं H2O। ठीक है, अब हम अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ क्या होता है, नॉर्मल H2O प्रिंट हो जाएगा, बट वो सब लिखा हुआ था तो उससे ये सबस्क्रिप्ट हो गया था। अब इसी में अगर हम कर देते हैं इसको सुपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज, सुपर के अंदर ऐसा SUP के अंदर लिखा है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। Add extra importance to the word degradation in the paragraph below। बताइए यहाँ क्या लिखेंगे। बताइए, कोई इजी है, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ बोला है कि ये जो डिग्रेडेशन वर्ड है, इस पे हमको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस डालना है। तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आप किससे डालते थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग टैग। तो सिंपल, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग डाल देंगे। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोटेशंस एंड citation element. So in this chapter we will go through block quote, queue, ABBR, address, cite and video HTML elements. तो यहाँ पे पहला ये जो यूज किया हुआ है, ये आपका यूज किया है कोटेशन टैग, जिसको बोलते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड, the HTML block quote element defines a section that is quoted from another source. Browser usually indent block quote elements. यहाँ पे ब्लॉक कोड कहाँ यूज किया जाता है? जहां आप कोई और साइट से इंफॉर्मेशन लेके अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए एग्जांपल में ब्लॉक कोड, यहाँ साइट एट्रीब्यूट यूज किया है इसका, और यहाँ पे ये रेफरेंस लिंक दिया हुआ है जहां से ये पैराग्राफ को उठाया गया। तो इसको ब्लॉक कोड में डालने से ये ऐसा अलग से लिखा हुआ आ जाता है विथ अ 2 फिंगर्स गैप करके, जैसे हम लोग ऐसे वगैरह में या लेटर में लिखते हैं उस तरह यहाँ से थोड़ा सा गैप देके ये कोटेशन के रूप में आपके सामने यहाँ आता है। और ये आपका साइट इसलिए दिया रहता है क्योंकि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर या दूसरा वेब डेवलपर आपका कोड देखे तो उसको पता चले कि ये जो चीज है आप इस वेबसाइट से उठा के यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये उसके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड किया जाता है, और कोई इसका काम नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है आपका the HTML queue tag defines a short quotation. Browser normally insert quotation mark around the quotation. मतलब यहाँ पे आपका बस इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो ऐड कर देता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा जो दिख रहा है ये आपका ये क्यू टैग से आया है। मतलब ये सब यूज करना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली भी ये कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं, बट लोग यूज करते हैं। ये टैग आपके पास अवेलेबल है तो आपको जानकारी बस होना चाहिए। जैसे हम जनरली ये टैग यूज नहीं करते हैं ये सब, क्योंकि नॉर्मल आप डायरेक्ट ये डबल कोटेशंस ऐड कर सकते हैं पी टैग में, तो जान लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ABBR stands for abbreviations. तो आप लोगों को पता होगा एब्रिविएशंस किसको बोलते हैं? एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, like HTML is abbreviation of hypertext markup language. CSS is abbreviation for cascading style sheet. MR जो लिखते हैं मिस्टर, ये डॉक्टर, ये जो भी शॉर्ट फॉर्म्स होता है उसको हम लोग एब्रिविएशंस बोलते हैं। तो ये क्या है आपका ABBR tag defines abbreviation or acronyms of words like this. Marking abbreviation can give useful information to browser, translation system and search engine. ये भी अभी के लिए उतना important नहीं है, बट जान के रखिए कि ABBR मतलब abbreviation होता है। और यहाँ पे आप जैसे ये टाइटल ऐड कर दिए कि WHO और यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे अगर कोई यूजर इसके ऊपर ऐसा हवर करे तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक कलर में फुल फॉर्म उसका लिखा हुआ आ जा रहा है और उसके नीचे एक डॉटेड अंडरलाइन आ रहा है। तो इसका बस इतना ही काम है और कुछ खास काम नहीं है। तो आप लोग को अगर कोई अपना वेबसाइट में काम आए तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ये एड्रेस। इस टैग के बीच में आप कोई भी एड्रेस लिखिए तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में स्टाइल हो जाएगा। आपको कोई आई टैग और ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा, बट आप आई टैग भी यूज करेंगे तो काम करेगा ही, लेकिन इसके लिए एक अलग से टैग बनाया हुआ है तो जानना ठीक है। इंटरव्यू में अगर कोई पूछ दिया तो आप बता पाए। ये आपका है साइट फॉर वर्क टाइटल। The HTML site tag defines the title of creative work.
यहाँ पे भी बेसिकली वही हो रहा है, बस इटैलिक्स कर दे रहा है, लेकिन इसका टैग अलग से नाम बना दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको आई कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक रिजल्ट चेंज होना चाहिए। देखिए आई करने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है और वो यूज करने से भी सेम आ रहा है साइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये नॉर्मली काम नहीं आता है बट यूज होता है। ये इंटरेस्टिंग है। ये आपका है बीडीओ, जिसका फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इससे आपका क्या होता है कि आप डायरेक्शन दे देते हैं और यहाँ पे आरटीएल मतलब राइट टू लेफ्ट, और जो उसके बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट वैसा प्रिंट होगा। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, ये आपका राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये देखिए दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसके बीच का जो भी चीज है वो आपका राइट टू लेफ्ट में लिखा हुआ है। अगर हमको डायरेक्शन इसका चेंज करना है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिए, ये नॉर्मल जैसे लिखा होता है लेफ्ट टू राइट वैसा हो गया। इसका शायद टॉप टू बॉटम भी होता है, नहीं उसका कुछ और था। तो ये यही यूज होता है कि आप टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वीडियो हो गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट कुछ? नहीं सर, डाउट नहीं नहीं है सर। सर। तो आगे आता है, अब इसमें कमेंट कैसे डालते हैं। तो वो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कमेंट जैसे आप सी या दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, या तो आप ये यूज करते हैं डबल बैकस्लैश, या तो ऐसा यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए। बट HTML में आप क्या यूज करते हैं, HTML में आप ये यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 हाइफन, और क्लोज करते समय 2 हाइफन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसके बीच में कुछ भी रहेगा, कुछ भी आप लिखिए, वो आपका सब कमेंटेड रहेगा। बस वो इस दो चीज के बीच में होना चाहिए। और ये जो लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, इसमें इसका शॉर्टकट है, और जनरली बाकी सब जगह भी इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। ये जो है बैकस्लैश, कंट्रोल दबा के आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा, और इसको वापस से करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करके भी अगर आप जैसे करते हैं तो यहाँ पे ये सब कमेंट हो गया एक बार में, और ऐसे ही अनकमेंट हो गया। इसीलिए ये आईडी जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये कमेंट करने का हो गया, जैसे देख रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं कलर्स। यहाँ जैसे हम लोग प्रीवियसली देखे थे, टोमेटो यूज हुआ था बैकग्राउंड कलर में, तो उसका कलर आपका ऑरेंजिश टाइप का हो गया था, ये सेम कलर। तो यहाँ पे HTML आपको क्या देता है, कुछ प्री डिफाइंड कलर देता है, टोमेटो ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, और बहुत सारा कलर रहता है। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स। अब देख सकते हैं, देखिए इतना सारा आपके पास कलर ऑप्शन है। याद रखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कलर पिकर से ये सब वैल्यूज वगैरह जो है, ये वैल्यू क्या है ये भी आगे जाके अभी देखते हैं, यहाँ पे दिया है। तो बैकग्राउंड कलर जैसा देखे थे, तो अगर आपको नाम याद है आप नाम यूज कर लीजिए, बट जनरली लोग ऐसे नाम यूज नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल या जो भी है, वो लोग ये यूज करते हैं, ये फॉर्मेट, color values. In HTML, colors can be specified using RGB values, hex values, और HSL values.
तो यहाँ पे क्या होता है आरजीबी, आरजीबी का फुल फॉर्म पता है किसी को? रेड ग्रीन ब्लू। हाँ, तो यहाँ पे ये आरजीबी वैल्यू अगर हमको प्रोवाइड करना है तो मैं ऐसे लिखेंगे आरजीबी, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ कुछ हम लोग वैल्यूज देंगे, जिसमें हम लोग का वैल्यूज रेंज करता है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, ये एक कॉमा के बीच में आप 0 से लेके 255 तक वैल्यू लिख सकते हैं। 0 इज मिनिमम एंड 255 इज मैक्सिमम। तो यहाँ जैसे क्या किया है, ये जो सबसे पहला जो ये 255 लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, अमाउंट ऑफ रेड कितना होगा, और ये जो सेकंड नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, अमाउंट ऑफ ग्रीन कितना होगा, और ये जो थर्ड नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू, कि ब्लू कितना होगा, और ये तीनों कलर मिलकर फिर आपका एक कलर बनता है। ठीक है, और ये आपका है हेक्स वैल्यू। हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल बाइनरी ये सब तो पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे पाइथन बेसिक में भी। हाँ सर, Yes, sir. पता है सर। हाँ, तो क्या होता है हेक्साडेसिमल, रेंज क्या होता है, कोई बताइए? सर 16 सर। ओके, तो ये एफ क्या होता है? सर 16 होता है। और ए क्या होता है? 10 सर। तो हेक्साडेसिमल में जैसे अगर इसको नहीं पता बता दे रहे हैं, जो डबल डिजिट नंबर्स होता है जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, तो ये सब नंबर आपका अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ABCDEF। तो ये F तक जाता है और ये अल्फाबेट में डिफाइन होता है। तो ये हो गया, और ये HSL, HSL का फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं सर। HSL मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस या ल्यूमिनेंस। जो फोटो एडिट करते हैं या उन लोग को पता होना चाहिए था, उसमें ऑप्शन होता है आपके पास ह्यू का। सैचुरेशन तो सुने ही होंगे, जो फोटो एडिट आप कभी करते होंगे कि सैचुरेशन कम ज्यादा ये सब। और हाँ सर। और लुमिनेंस मतलब कितना कलर उसमें आ रहा है, कितना ब्राइट है वो सब। ठीक है, तो ये हुआ HSL। तो यहाँ पे ये ह्यू का वैल्यू है, ये आपका सैचुरेशन का वैल्यू है, और ये आपका ल्यूमिनेंस का कुछ परसेंटेज है। इसमें आप और एक चीज अगर ऐड कर देंगे, फोर्थ वैल्यू, तो ये आपका होता है अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू मतलब कितना आपका ओपेसिटी है, कितना लाइट पास हो रहा है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ अगर 0.5 है इसका अल्फा वैल्यू, मतलब ये पार्शियल है, मतलब ट्रांसपेरेंट, कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको 0 कर देते हैं तो ये दिखेगा नहीं, और 1 करेंगे तो पूरा दिखेगा। यहाँ नीचे में आपको दिया हुआ एग्जाम्पल अच्छे से दिखाते हैं। RGB stands for रेड ग्रीन एंड ब्लू। RGB a color value which have alpha channel, that is opacity। opacity मतलब कितना ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक स्लाइडर आपको जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा 255 है रेड। यहाँ हम क्या करेंगे कि रेड का ऐसा वैल्यू कम कर रहे हैं, तो देखिए इसमें से रेड कम होते जा रहा है, और ये ग्रीन और ब्लू का वैल्यू वैसी है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन का वैल्यू बढ़ा दे रहा है, तो ये और ग्रीन बढ़ते जा रहा है, ये जैसे 192 हो गया। सिंपल कलर मिक्सिंग और कुछ नहीं। यहाँ पे आप जैसे ब्लू अब बढ़ा रहे हैं तो ये ब्लू की तरफ और बढ़ते जा रहा है। तो ये आप लोग खुद भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, रेड को और कम कर रहे हैं तो ये और ज्यादा ब्लू हो रहा है, ग्रीन कम की और ब्लू हो गया। ये वही है, बहुत सारा ये सब कलर के लिए आपको टूल आता है। यहाँ VS कोड जैसे हम ये यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कलर पिकर देता है, जहाँ पे अगर 1 मिनट
हाँ, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा हवर करने से ये आपको एक ऐसा कलर पिकर दे दे रहा है। यहाँ से आप कोई भी कलर ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू ले लेगा। और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके उसका HSL वैल्यू देख सकते हैं, RGB वैल्यू देख सकते हैं, या फिर हेक्स वैल्यू देख सकते हैं। और यहाँ से ओपेसिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ये ट्रांसपेरेंसी इसमें होना चाहिए। ये देखिए अल्फा चैनल यहाँ आ गया। तो ये भी इसका फायदा है VS कोड यूज करने का। बाकी और भी टूल्स होता है जिससे आप दूसरे जगह पे भी यूज कर सकते हैं। ब्राउजर से भी आप कलर उठा सकते हैं, कलर पिकर सॉफ्टवेयर बहुत सारा आता है। तो यहाँ जैसे देखिए ये अल्फा वैल्यू इसका 0.5 है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ज्यादा ओपेक हो रहा है। ओपेक मतलब कम ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और इसको कम कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट गायब हो जा रहा है पूरा। बाकी ये तो सेम है, ठीक। तो अब आते हैं CSS। ये आपका था HTML में स्टाइलिंग, ठीक है। CSS आपका क्या होता है, सेम स्टाइलिंग जो आप ये एक एक लाइन में ऐसा ऐड कर रहे हैं, ये आप यहाँ ऐड ना करके आप क्या कर सकते हैं, एक अलग फाइल बना के और उसका एक्सटेंशन .css से सेव करेंगे और इसमें आप उसको ऐड कर लेंगे। तो वहां पे एक जगह पे आपका पूरा स्टाइलिंग का कोड रहेगा। जैसे एक जगह आप स्ट्रक्चर लिख दिए .html फाइल में, और एक जगह आप .css नाम से कोई भी फाइल सेव करके उसमें आप सारा स्टाइल ऐड कर सकते हैं अपना वेब पेज का। तो यहाँ CSS पहले क्या देख लेते हैं। CSS जैसा बताया था हम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, is used to format the layout of the web page. With CSS, you can control the color, font, the size of text, spacing between elements, how elements are positioned. Basically मतलब कुछ भी CSS से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन से लेके जो चीज आप करना चाहे CSS से आप वो सब चीज कर सकते हैं। तो यहाँ 3 तरह का CSS होता है। एक होता है इनलाइन, जो कि अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। एक एक लाइन में हम लोग ऐसा स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके और उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टाइल डाल देते हैं। तो उतना जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, इनलाइन CSS। अब हम लोग आज देखेंगे इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो आज हम लोग इंटरनल CSS करके एंड कर देंगे और कल हम लोग एक्सटर्नल CSS डिटेल में पूरा देखेंगे। तो the most common way to add CSS is to keep the styles in external CSS file। जैसे हम बताए थे, जनरली एक्सटर्नल एक फाइल बना के सेव करके रखने में ज्यादा आसानी होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में। बट ऐसा अगर कुछ छोटा काम करना है तो यहाँ पे इनलाइन आप ऐड कर लीजिए, और कुछ नॉर्मल सा अगर है तो आप इंटरनल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इनलाइन CSS। आप लोग जैसे जानते हैं लाइन में ऐसा CSS ऐड कर देना है। इंटरनल CSS क्या होता है? An internal CSS is used to define a style for a single HTML page. An internal CSS is defined in the head tag। तो जैसा बताया था, हेड आपका मेटा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कोई वेब पेज को बता देता है कि ठीक है ये चीज मेरे पास पहले मेरे को रख लेना है रेडी करके, आगे जो बॉडी में चीज है वो काम आएगा, वो इस मटेरियल्स का यूज करेगा। तो ये हेड में हम स्टाइल नाम का एक टैग होता है। जैसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे तो स्टाइल नाम का टैग भी होता है। तो यहाँ स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, वो सब टैग का नाम लिखेंगे जिसमें हम लोग को स्टाइल ऐड करना है। और उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जैसे यहाँ करके देखते हैं, अभी हम लोग इसमें से सारा स्टाइल हटा दे रहे हैं। अभी कोई स्टाइल नहीं है इसमें। ओके, ये बंद हो गया। ये नॉर्मल हो गया, ये इटैलिक्स है और ये बोल्ड है। इसको भी चलिए हटा देते हैं हम। इसको रख देते हैं H3, ठीक है। ये हम लोग का डिफॉल्ट है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जैसे उसमें बोला था, ये 2 लाइन अभी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, डालेंगे स्टाइल टैग, ऐड कर देंगे, ठीक है।
अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, वो टैग का नाम लिखना है जिसमें हम लोग को स्टाइल ऐड करना है। मान लीजिए हमको H1 में भी स्टाइल ऐड करना है, तो हम क्या लिखे यहाँ पे H1, फिर हमको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस देना है। ये आपको सिंटेक्स याद रखना होगा। H1 टैग का नाम लिखना है स्टाइल टैग के अंदर में, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज के बीच में आपको जो भी प्रॉपर्टीज चेंज करना है, जैसे यहाँ हम कर दिए इसका कलर कोलन देके रेड, ये हो गया बंद। फिर यहाँ पे हमको देना है, मान लीजिए फॉन्ट साइज का कर दिया हम 80 पिक्सल। अब हमको मान लीजिए करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हम इसी H1 में ये तीनों स्टाइल डाल दिया। अब हम इसको सेव करते हैं, तो देखिए सारा स्टाइल वो H1 में अप्लाई हो गया। तो ये आपको इसको हाँ सर। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS, सॉरी इंटरनल CSS। ये हो गया हम लोग का इंटरनल। यहाँ पे अब जैसे हमको करना है, अब मान लीजिए बॉडी का बैकग्राउंड हमको बदलना है, तो यहाँ गए बॉडी, इधर क्या किए बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देते हैं हम जैसे मान लीजिए बेज, या कोई ऑब्वियस कलर लेते हैं, चलिए ब्लैक। ये देखिए बैकग्राउंड मेरा ब्लैक हो गया और ये H1 का कलर जो था वही है। ठीक, अब जैसे हम देख रहे हैं कि मेरा ये H3 तो दिख ही नहीं रहा, तो अब हम इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, H3 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बीच में यहाँ लिख देते हैं कलर में या फिर वाइट। तो ये देखिए ये फिक्स हो गया। तो ऐसे करके आप इंटरनल CSS इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको बस पता होना चाहिए, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो भी हम लोग यहाँ देख लेंगे, एक्सटर्नल बाद में देखते हैं। हाँ, कलर आप लोग को पता है, फॉन्ट फैमिली पता है, फॉन्ट साइज पता है, बॉर्डर, तो यहाँ एक मेरे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर का भी। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, H3 में हम मेरे को मन है बॉर्डर ऐड करने का, हम गए यहाँ बॉर्डर लिखे। बॉर्डर का क्या सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना होता है कि आपको कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, तो वो भी उसका भी यूनिट यहाँ पे पिक्सल का है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पिक्सल रहता है, आप अभी हम लोग पिक्सल यूज करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं जैसे 5 पिक्सल। उसके बाद हमको लिखना है कि किस तरह का बॉर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बॉर्डर भी बहुत सारा होता है, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, आपका डैश्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सॉलिड, मेरे को नॉर्मल बॉर्डर चाहिए सॉलिड। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, किस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम कलर लिख देते हैं मान लीजिए येलो, और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए येलो कलर का ये 5 पिक्सल का मेरा बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो ये बॉर्डर हो गया। अब यहाँ आता है पैडिंग, मार्जिन, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आप लोग को, या फिर अभी बता देते ये आखिरी दो। ठीक है, तो यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन ये दोनों बहुत सिमिलर चीज है। ये आपका होता है बेसिकली स्पेसिंग के लिए, कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हेलो, ये बॉर्डर, ये कितना ऐसा कंजेस्टेड सा साइड स्क्रीन के एकदम किनारे से चिपका हुआ। ठीक है, और ये हेलो जो है ये बॉर्डर के एकदम नजदीक में ऐसा है, बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। तो ये जो स्पेसिंग हम लोग ऐड करते हैं कोई भी एलिमेंट्स के बीच में, वो हम लोग पैडिंग या मार्जिन यूज करके करते हैं। तो अगर हम देखिए जैसे यहाँ H3 है, इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड कर देते हैं अगर 5 पिक्सल का। ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले कितना चिपका हुआ था, अभी आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर है ये टेक्स्ट से 5 पिक्सल, या थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं अच्छा से पता चलेगा 15। हाँ, ये जो टेक्स्ट से 15 पिक्सल का एरिया छोड़ के ये बॉर्डर ऐसा जनरेट हुआ है, तो ये होता है पैडिंग। और मार्जिन आपका क्या होता है, जैसे मार्जिन आपका आउटर स्पेसिंग, इनर स्पेस को हम लोग पैडिंग बोलते हैं, आउटर स्पेस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं।
तो यहाँ मार्जिन हम करते हैं अगर 20 पिक्सल, देखिए क्या होता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, आपका इधर से 20 पिक्सल छोड़ दिया, इधर से 20 पिक्सल छोड़ दिया, ऊपर से 20 पिक्सल छोड़ दिया और नीचे से 20 पिक्सल, मतलब चारों तरफ से ये आपका 20 पिक्सल का स्पेस बना दिया है। उसके बीच में आपका ये टेक्स्ट आया है, ठीक है। अब इसमें आपका वेरिएशन भी है। मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि मेरे को नीचे में ज्यादा जगह चाहिए, तो आपके पास है पैडिंग, देखिए लेफ्ट टॉप बॉटम राइट, तो हमको क्या चाहिए, बॉटम। पैडिंग बॉटम हम कर देते हैं 50 पिक्सल। ये देखिए नीचे में मेरा ज्यादा स्पेस हो गया। और मार्जिन में आपको चाहिए कि लेफ्ट साइड में मेरा ज्यादा स्पेस हो, तो आप मार्जिन में भी वही सब ऑप्शन है, हाइफन देके लेफ्ट सेलेक्ट किए और यहाँ पे आप लिख देते हैं 50 पिक्सल। तो ये देखिए इधर में आपका 50 पिक्सल का स्पेस आ गया और यहाँ आपका 20, बाकी ऊपर नीचे आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपका जो डायरेक्शन आप दिए हैं उस साइड में आपका स्पेस बढ़ जाएगा। तो यही डिफरेंस है। पैडिंग होता है आपका इंटरनल स्पेसिंग और मार्जिन होता है आउटर स्पेसिंग। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है नीचे। हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाला कलर है, ये ग्रीन कलर आपका पैडिंग है और ये जो ऑरेंज कलर है ये आपका मार्जिन है। तो यहाँ से भी आपको वैल्यूज पता चल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है, इस इधर ऊपर टॉप का मार्जिन आपका 20 है, ये आपका लेफ्ट का मार्जिन हम लोग 50 रखे हैं तो ये आपका 50 है। ये बॉटम का आपका मार्जिन जो है ये 20 हम लोग रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्जिन हम लोग 20 दिए थे और यहाँ लेफ्ट का 50 डिफाइन किए, तो सब आपका 20 है और लेफ्ट का आपका मार्जिन 50 है। बॉर्डर 5 पिक्सल का रखे थे, देखिए बॉर्डर में भी यहाँ पे 5 लिखा है चारों डायरेक्शन में। यहाँ पैडिंग में हम लोग यहाँ 15 चारों साइड में रखे थे, तो 3 साइड 15 है और हम लोग बॉटम का 50 रखे थे, तो नीचे का 50 है। तो यहाँ से भी आप लोग ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। ये कंसोल है, ये आपका विंडो कहाँ से आता है अगर आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ आप कीबोर्ड पे F12 दबाएंगे तो ये आपका एक टूल बॉक्स ऐसा खुलेगा और इस टूल बॉक्स में आप एलिमेंट्स में जाके ये यहाँ पे आपको स्टाइल, कंप्यूटेड लेआउट, ये सब चीज का ऑप्शन रहता है। तो ये स्टाइल में आपको यहाँ सबसे नीचे में ये एक ऐसा चार्ट मिल जाएगा जिससे आप ये देख सकते हैं कहाँ पे किसका क्या मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। सर हेड के अंदर जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा, तो उसका काम क्या होता है वेब पेज के अंदर? ये मेटा इन्फॉर्मेशन आपका क्या होता है कि जब ब्राउजर रेंडर करना चालू करता है, रेंडर मतलब जब साइट लोड होना चालू होता है, तो सबसे पहले ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सब आपका ब्राउजर चेक करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हम लोग अभी टाइटल सिर्फ था, पहले हम लोग कल पढ़े थे, तो ये क्या करता था कि उसको पता चल जाता, ठीक है टाइटल मान लीजिए कुछ भी एक है ऐसा, तो वो आपका यहाँ ऊपर टैब में टाइटल, आप जब भी पेज लोड करते होंगे तो पहले आपका ये वाला चीज चेंज होता है, उसके बाद आपका ये चेंज होता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा वेबसाइट खोल रहे जैसे यूट्यूब खोल रहे, तो पहले आपका यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद जाके आपका मेन स्क्रीन आपका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ओके सर। इसको क्या हो गया, अभी तो जैसे नेट अगर स्पीड होता है तो आपको जल्दी से पता नहीं चलता, बट धीरे जब रहता है तो यहाँ पे पहले आपका टैब वाला चीज रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद नीचे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टाइलिंग देते हैं, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट या कुछ और आप अगर पढ़ते हैं, आप अलग से कुछ स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं, तो वो भी हम लोग हेड में ऐड करते हैं। तो वो क्या करता है, पहले वो सब चीज को फेच कर लेता है। हम लोग जैसे अभी फॉन्ट बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका गूगल का फॉन्ट करके भी है, आपके पास कंप्यूटर में तो सब फॉन्ट नहीं है, तो लोग यहाँ प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, गूगल फॉन्ट करके जो होता है ये वेबसाइट, यहाँ से आप फॉन्ट का वो लोग लिंक ले लेता है सिर्फ, जो हम लोग पढ़े थे ना एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल, तो हम लोग क्या करते हैं फॉन्ट को, जैसे ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे
जैसे ये सेलेक्ट दिस स्टाइल, यहाँ पे आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लिंक को हम लोग को सिंपली क्या करना होता है, ऐसे कॉपी करना होता है, और ये जो भी चीज हम लोग यहाँ से एब्सोल्यूट चीज पास करेंगे तो उसको हम लोग को ये हेड में डालना होता है। तो यहाँ डालने से क्या होता है कि ये जब भी आपका ये वेब पेज लोड होगा तो ये सब इंफॉर्मेशन आपका ब्राउजर पहले से रेडी करके रखेगा कि वो देखेगा, अच्छा ठीक है, ये ला वेब पेज में गूगल फॉन्ट से ये पर्टिकुलर पैसिफिको नाम का फॉन्ट है जो इतना साइज का है, उसका फैमिली जो भी है ये सब वो इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट मतलब वहां से गूगल से ले रहा है, तो वो क्या करेगा, ये सबको पहले से एक जगह ले लेगा, उसके बाद आपका उसके अकॉर्डिंगली ये बाकी का जो टेक्स्ट है इसको लोड करेगा, पूरा स्टाइल वगैरह। तो यही आपका होता है मेटा डेटा, आसान भाषा में अगर समझे ओके तो सर। फिलहाल के लिए। ठीक, और कोई डाउट? सर वो जो डॉक टाइप होता है वो क्या होता है सर, एक बार बोल दीजिए। डॉक टाइप आपका होता है बेसिकली बस ये HTML5 का एक रूल है, प्रोटोकॉल है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML टाइप का फाइल रन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब आपको लिखना वैसा जरूरी नहीं है, बट लिखने से अच्छा होता है। अगर आप कोई रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ खुद का बड़ा सा बिजनेस ओपन कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन ले जा रहे हैं, तो प्रोफेशनली ये सब ऐड करना जरूरी है। और अगर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप सिर्फ HTML हेड कुछ भी आप ऐसा लिख दीजिए तभी भी चलेगा। बट ऐसे आपको वो लिखना चाहिए, लाइक इट्स अ गुड हैबिट। अब जैसे आप खाना खाते तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हाथ धो के ही खाना खाएं, बट जनरली लोग हाथ धो के ही खाते ताकि आप बीमार ना पड़े, या गुड हैबिट है। तो उसी तरह ये एक आदत है और कुछ ओके सर। रूल एंड रेगुलेशन। और कुछ? नहीं सर। ठीक है, अगर डाउट नहीं है किसी को तो आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग एक्सटर्नल CSS से देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir.